नमस्कार, स्वागत है आपका 10 के दमदार ट्रेड्स में। वीडियो में रहेंगे अगले आधे घंटे और हमारा साथ देने के लिए कविता जैन और राजेश पालवी पिछले शो से बने हुए हैं। साथ ही निर्मल बैंक से विकास सालुंके और 5paisa.com से रुचित जैन भी जुड़ेंगे अपनी टॉप ट्रेड्स के साथ। बजट और बाजार पर बातचीत करने के लिए मोतीलाल ओसवाल एएमसी के एमडी एंड सीईओ प्रतीक अग्रवाल से होगी खास बातचीत। साथ ही केडियानॉमिक्स के फाउंडर सुशील केडिया से मार्केट टेक्निकल्स और कुछ कॉल्स पर करेंगे बातचीत। लेकिन पहले एक रुख मार्केट का और क्लियरली पिछले आधे घंटे का मूव प्योरली आईटी इंडेक्स पर। निफ्टी आईटी एक बार फिर से एट डेज हाई और उसको लीड कर रहा है इस समय इन्फोसिस का स्टॉक। इन्फोसिस में शानदार ब्रेकआउट इस समय और बाकी के आईटी स्टॉक्स भी उसी तरीके से चलते हुए। बैंक निफ्टी दूसरी तरफ कोलैप्स किया और डे लो पर आ गया। आज वीकली एक्सपायरी भी है बैंक निफ्टी की अलॉन्ग विद फिन निफ्टी। अभी भी हालांकि जो अपना ऑप्शन जोन है और जो लोअर लेवल का जोन है उसको प्रोटेक्ट कर रहा है 52,350 के आसपास। तो देखते हैं यहाँ पर किस तरीके के मूव्स आते हैं। लेकिन क्लियरली पिछले कुछ मिनटों का मूव आईटी शेयरों के नाम फिर जी। तो ये है अभी तक का एक्शन। बीते 20 मिनट जो हैं वो आईटी को बिलोंग करते हुए मेरी स्क्रीन पे सारे मिड कैप आईटी स्टॉक्स और एक्ल फाइनेंशियल्स को लेके आइए स्क्रीन पर। अभी बात हुई थी कुछ देर पहले 2.5% ऊपर, उसके बाद लेके आइए आप एम्फोसिस मिड कैप आईटी में क्या गजब का मूव 2748 डे हाई को स्ट्राइक करता हुआ और एक टिपिकल फ्लैग पे फ्लोट करता हुआ। सारी मिड कैप आईटी की स्ट्राइक्स जो हैं वो एक्टिव हो गई हैं। हम आएंगे इस पे ट्रेड्स पिक करेंगे, लेकिन एक काम करते हैं पहले मेहमानों से बातचीत कर लेते हैं। कविता जैन, राजेश पालवी पिछले कार्यक्रम से यहाँ पर भी हैं और विकास सालुंके, रुचित जैन फ्रेश पर्सपेक्टिव लेकर। रुचित गुड मॉर्निंग, आपके दो ट्रेड्स क्या रहेंगे इस वक्त के? वेरी गुड मॉर्निंग वीरू जी, वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। वेल, दो स्टॉक्स है जिसमें शुरुआत मैं भी आईटी से ही करूंगा क्योंकि वहाँ पे मोमेंटम काफी स्ट्रॉन्ग है। परसिस्टेंट सिस्टम्स वहाँ पे खरीदारी की सलाह रहेगी मिड कैप आईटी स्पेस में से, जहाँ पे रिसेंटली काफी अच्छा आउट परफॉर्मेंस देखने मिला है और ये अपट्रेंड का कंटिन्यूएशन के ही साइंस है। तो करंट लेवल्स पे परसिस्टेंट में खरीदारी कर सकते हैं। 4750 के स्टॉप लॉस से 5120 के अराउंड के टारगेट से स्टॉक में आ सकते हैं। और एचयूएल मेरी सेकंड पिक रहेगी जहाँ पे खरीदारी की सलाह है, जहाँ पे भी एक रीसेंट करेक्शन के बाद में स्टॉक स्लो एंड ग्रेजुअल अपमूव इंप्रूविंग वॉल्यूम्स के साथ में दिखा रहा है। सो आई थिंक यहाँ पे थोड़ा एक ये मोमेंटम पॉजिटिव साइड कंटिन्यू रहेगा। 2620 के स्टॉप लॉस से एचयूएल में खरीदारी करें 2720 के टारगेट्स के लिए। ओके, तो ये इस समय फ्रेश पिक्स रुचित की तरफ से। विकास को भी जोड़ लेते हैं। विकास जी गुड मॉर्निंग, आपके पिक्स। गुड मॉर्निंग आनंद जी। देखो, ओवरऑल मार्केट का सेटअप अभी भी पॉजिटिव है, तो मुझे लगता है कि इसमें आईटी सेक्टर में एक अच्छा मोमेंटम देखने मिला है। इन्फोसिस मुझे अभी भी लगता है कि जो लास्ट कुछ दिनों से अपनों कंटिन्यू कर रहा है वो यहाँ पे करते हुए देखने मिलेगा। वीकली चार्ट भी यहाँ पे स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन दे रहा है, तो मुझे लगता है वापस ये नए ब्रेकआउट पे आ चुका है और मुझे लगता है ऊपर में 1840 के आसपास के टारगेट यहाँ पे अभी भी इंटैक्ट कर सकते हैं। ऊपर में अच्छा मोमेंटम कैरी करते हुए देखने मिलेगा। यहाँ पे जो स्टॉप लॉस देखने मिलेगा नीचे की तरफ 1670-80 के आसपास का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, तो वहां पे एक स्टॉप लॉस लगा के इसको बाय करना है। 1840 के आसपास का मुझे लगता है ये पॉजिटिव साइड मोमेंटम कैरी करते हुए देखने मिलेगा। दूसरा रहेगा टाटा कंज्यूमर। टाटा कंज्यूमर में एक फ्रेश ब्रेकआउट 60 मिनट के चार्ट में यहाँ पे देखने मिल रहा है। मुझे लगता है अपसाइड में 1210 के आसपास के टारगेट यहाँ पे आते हुए देखने मिलेंगे। नीचे में 1135 का यहाँ पे एक स्टॉप लॉस लगा के टाटा कंज्यूमर को बाय कर। टाटा कंज्यूमर भी आपकी कॉल्स में शुमार है, इस वक्त डे हाई पे ट्रेड करता हुआ। और इस बीच एक बार आप लेके आइएगा, हाँ मतलब निफ्टी आईटी मूव स्ट्रॉन्ग है यहाँ पर। अच्छा चलिए पहले ट्रेड्स पूरी कर लेते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। विकास जी आपके ट्रेड। अच्छा माफ़ कीजिए कविता जी आपके दो ट्रेड्स। या सो एफएमसीजी से ही मुझे लग रहा है मैरिको में भी मूव एक्सटेंड होते हुए दिखने चाहिए। 657 के लेवल पर है विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 652, 666, 670 के प्राइस टारगेट के लिए मैरिको को देखना चाहिए एफएमसीजी से। अपार्ट मुझे लग रहा है कोल इंडिया यहाँ पर अच्छे मूव बनते हुए दिख रहे हैं। 509 के लेवल पर है फॉर द प्राइस टारगेट ऑफ 520 एंड 26 इन अ डे और टू का पर्सपेक्टिव रखना चाहिए। स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 502 का। ओके अच्छा कोल इंडिया आपने कॉल दी मेरे के मुझे इस बात पर आई थिंक एकदम ये आपने कॉल ले ली राजेश पालवी जी की। राजेश जी कुछ देर पहले आप ही की कॉल थी ना ये कोल इंडिया, ये कविता जी ने क्या ही कर ली। आपके दो ट्रेड्स क्या होंगे अभी?
जी वीरेंद्र जी, तो काफी अच्छा मोमेंटम है कोल इंडिया में और हमें लगता है यस वो टारगेट की तरफ बढ़ना चाहिए। पहला स्टॉक जो पसंद आ रहा है ऑयल एंड गैस सेक्टर से, और उसमें हमें ओएमसी में हिंद पेट्रो यहाँ पे पसंद आ रहा है। लॉन्ग बिल्टअप के साइन है, स्टॉक कंफर्टेबली अपने नियर टर्म शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस के ऊपर सस्टेन कर रहा है और पूरे सेक्टर में ये एक मोमेंटम बना हुआ है। तो हिंद पेट्रो फ्यूचर पे अपसाइड के टारगेट हमें लगता है 370 375 तक आते हुए दिख सकते हैं। स्टॉप लॉस जो रखना होगा करीब होगा 353 के आसपास। दूसरा स्टॉक जो पसंद आ रहा है कोलगेट पामोलिव। कल क्लोजिंग शो में हमने एफ सुपरस्टार में ये स्टॉक रिकमेंड किया था, आज अच्छे मोमेंटम में आते हुए दिख रहा है। हमें लगता है जिस तरीके के यहाँ पे सेटअप बने हुए हैं, यहाँ पे 3200 तक की अपसाइड कोलगेट पामोलिव में आते हुए दिख सकती। तो कोलगेट पामोलिव यहाँ पे बाय करने की सलाह है। स्टॉप लॉस रखेंगे करीब हम 3098 के आसपास। मिड कैप आईटी परसिस्टेंट अभी अभी कॉल में शामिल था डे हाई पर, क्या गजब। इन्फोसिस डे हाई पर, लुक एट एम्फोसिस 2744, एक बार इसको 2747 हो गया। अब ये अपने पिछले 3 दिन की शेडोज को बाइसेक्ट करता हुआ। राजेश जी आप ही टेक दीजिएगा, किसी ऑप्शन या फिर फ्यूचर से आप लेंगे, क्योंकि निफ्टी आईटी अब 325 अंक ऊपर। अभी अनु जाएंगे तो बातचीत दोबारा शुरू करूंगा। डे हाई पर ये एम्फोसिस पे आपका टेक? तो बिल्कुल वीरेंद्र जी, काफी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम बना और मिड कैप आईटी की चाल काफी स्ट्रॉन्ग देखने को लग रही है। और एम्फेसिस पे हमें लगता है जिस तरीके का मोमेंटम बना, ये अब जो नेक्स्ट टारगेट इसका बनते हुए दिख रहा है वो करीब 2850 की तरफ ये स्टॉक बढ़ते हुए दिख सकता है। तो यहाँ से लगता है एटलीस्ट 100 रुपए की चाल यहाँ से आते हुए दिखेगी। तो जिनके पास भी ट्रेड है या करंट लेवल पे बाय कर रहे हैं, स्टॉप लॉस जो रखना होगा वो करीब होगा 2720 के आसपास। मूव 100 रुपए के वाइल्ड स्विंग की टिप्पणी। अनुज क्या गजब समय पे स्पॉटिंग हुई वो इन्फोसिस की। निफ्टी आईटी अब 325 अंक ऊपर है। अभी गजब मूव। हाँ बिल्कुल, मैं थोड़ा सरप्राइज था कि शुरुआत वीक हुई थी, क्योंकि वो जो पावल साहब की स्टेटमेंट है ना, मैं फिर कह रहा हूँ वो बहुत पॉजिटिव है रेट सेंसिटिव्स के लिए। और अगर 2-3 सेक्टर जो सबसे ज़्यादा रेट्स को लेकर सेंसिटिव्स होंगे, उनमें एक होगा आईटी और दूसरा होगा कमोडिटीज़, खासतौर से केमिकल्स। तो मुझे लग रहा है कि अगला जो स्विंग है वो आईटी और केमिकल स्टॉक्स में ही आने वाला है। लेकिन खासतौर से आईटी, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो रिपीट कर रहे थे उन्होंने कहा क्या था कि अगर हम 2% का वेट करेंगे इन्फ्लेशन का तो हम लेट हो जाएंगे। अगर उनको सिग्निफिकेंस ये मिल गया कि अब 2% तक हम जा रहे हैं, तो रेट कट करना शुरू हो जाएंगे वो। क्योंकि देखिए रेट डिसीजंस का इम्पैक्ट भी ना लैग के साथ आता है। ऐसा नहीं है कि उन्होंने 31 जुलाई को रेट कट किया और अगली इन्फ्लेशन सीधा 1% बढ़ जाएगी, उसमें टाइम लगेगा। वो अभी भी जो पिछले रेट हाइक्स हैं उनके सिस्टम में लैग आएंगे, उसके बाद इम्पैक्ट आएगा। और इसके लिए वो 2% तक की वेट नहीं करेंगे। यही कारण था कि कल रसल इंडेक्स जो वहाँ पर है वो भागा था। नैस्डैक लगातार आउट परफॉर्म कर रहा है। और ये मेरा मानना है कि इसकी वजह से निफ्टी आईटी, और परसों इन्फोसिस के नंबर्स और गाइडेंस आने ही है, कल छुट्टी है मार्केट की, तो इसके लिए मार्केट उसको भी थोड़ा सा प्रिपेयर करने की कोशिश कर रहा है। ये कारण है कि इस तरीके के मूव्स आ रहे हैं यहाँ पर आईटी में। और मिड कैप आईटी में तो वैसे ही मोमेंटम बहुत स्ट्रांग है, वहाँ तो आप कुछ भी पिक कर लें तो पैसा बनाइए। पिछले आई थिंक 6 महीने में, 1 साल में ऑब्वियसली सबसे ज़्यादा ओरेकल में बना है, लेकिन परसिस्टेंट, कोफोर्ज, एम्फेसिस, कोई भी स्टॉक आपने उठाया पैसा बनाइए वहाँ पर। जी शानदार मूव। निफ्टी डे हाई इट्स 24646, लगभग 60 अंक ऊपर। टिक बाय टिक चार्ट में अब हम ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्ट्री में हैं और सेंटर ऑफ अट्रैक्शन एज ऑफ नाउ निफ्टी आईटी है। एक बार निफ्टी का टिक बाय टिक रखिएगा, सुपर स्विंग और ऑल टाइम हाई। मेरे स्क्रीन पे सिर्फ मिड कैप आईटी इस वक्त चलता हुआ। अच्छा मीनवाइल एक बार टाटा, अभी बिग मार्केट वॉइसेस की कड़ी को शुरू करेंगे, लेकिन टाटा मोटर्स को रखिएगा, हेवल्स को रखिएगा। ये कविता जी जरा हेवल्स को रीड करिएगा, हेवल्स पे आपका टेक। या वीरेंद्र जी, सो हेवल्स अभी अपने एक कंसोलिडेशन जोन में है, बट अपने फैनी ईएमए के ऊपर सस्टेन किया हुआ है। मुझे लग रहा है 1908 के लेवल्स पर अभी फिलहाल ट्रेड कर रहा है। अपसाइड मूवमेंट 1926 1940 की तरफ ये बढ़ता हुआ दिख सकता है, बट स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए ऑफ 1900 एंड 1900 स्पेसिफिकली स्टॉप लॉस के साथ इसकी पोजीशन कीजिए। हेवल्स की बात होगी। चलिए अब एक काम करते हैं, बजट से पहले कमाई की स्ट्रैटेजी और मोर इम्पॉर्टेंटली मार्केट कैसा प्लेस्ड है, इन सब पर बातचीत करने के लिए मोतीलाल ओसवाल एएमसी के एमडी एंड सीईओ प्रदीप अग्रवाल जुड़े हैं, जिनके पास फंड मैनेजमेंट और इक्विटी रिसर्च में 30 सालों का अनुभव है।
और आइए उनसे समझते हैं कि इस समय उन्हें क्या पसंद आ रहा है। प्रतीक जी, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। कैसा फील कर रहे हैं इस समय आप? मार्केट में एक ऑल टाइम हाई, एक मोमेंटम बहुत स्ट्रॉन्ग, सेंटिमेंट काफ़ी स्ट्रॉन्ग, गोइंग इनटू बजट, आप कैसा फील कर रहे हैं इस समय? नहीं, सो मार्केट ऑल टाइम हाई है तो अर्निंग्स भी ऑल टाइम हाई है। एंड मार्केट की मूव अगर आप देखो तो अर्निंग्स ग्रोथ के अनुपात में ही हुई है, शायद थोड़ा ज्यादा। तो हिस्टोरिकल पी बेसिस पे शायद वैल्यूएशंस आर वेयर दे वर, लेट्स से 2 years बैक। तो ये एक चीज ख्याल रखनी चाहिए। दूसरी ये कि अगर मार्केट में अर्निंग्स ग्रोथ हिस्टोरिकल ट्रेंड से ज्यादा हो, अगला रेट एक्शन आप घटने का एक्सपेक्ट कर रहे हो, तो वैल्यूएशंस एवरेज से ज्यादा होनी चाहिए। तो कुछ हद तक हमको लगता है हायर वैल्यूएशंस सस्टेनेबल हैं। जो हमने कुछ नंबर किए थे उसके हिसाब से अगर मार्केट में 10 साल की ग्रोथ आउटलुक 1% से ज्यादा होती है वर्सेस जो आपकी हिस्टोरिकल ग्रोथ आउटलुक थी, तो मार्केट की वैल्यूएशन 4.5-5% ज्यादा होनी चाहिए वर्सेस हिस्टोरिकल एवरेज। तो ये एक बॉलपार्क नंबर है, 1% इज 4.5%। तो आप जो आपको ग्रोथ का आउटलुक लगता है उससे इसको मल्टीप्लाई करके यूज कर सकते हैं, बोथ ऑन दी हायर एंड लोअर साइड। तो ऐसा है, हमको लगता है कि ग्रोथ की आउटलुक अच्छी रहेगी। हाँ, अब एक चीज होगी बाजार में, अभी तक बेस इफेक्ट की वजह से ग्रोथ ओमनी प्रेजेंट लग रही थी, हर जगह ग्रोथ दिख रही थी। अब काफी बड़े पार्ट में आपको नॉर्मल ग्रोथ दिखेगी, 10%, 8 से 12% लेट से लोअर देन इंडेक्स। तो क्या होगा कि जहां पे ग्रोथ सस्टेन कर रही है हायर लेवल पे, वहां पे मार्केट का कंसंट्रेशन बढ़ेगा और ग्रोथ का प्रीमियम निकल के आएगा। सो ऐसा हमारा अंदाजा है। वी आर क्वालिटी एंड ग्रोथ फोकस्ड इन्वेस्टर। सो हमको लगता है कि इस टाइल के लिए शायद आगे अच्छा टाइम आने वाला है ऑन अ रिलेटिव बेसिस। ओके, अच्छा सिंस आपने अर्निंग्स की बात छेड़ दी और मैं मान रहा हूँ इस बात को कि अर्निंग्स ग्रोथ भी काफ़ी शानदार रही है, एक कंस्ट्रक्टिव व्यू आपने लिया था जब पिछली बार मेरी आपसे बातचीत हुई थी आईटी पर, और वो प्ले आउट हुआ काफ़ी हद तक। लेकिन क्या यहाँ से अर्निंग्स इम्प्रूव होंगी? अब तक एक चीज़ तो निकल कर आई है कि शायद एक जो अर्निंग्स डाउनग्रेड्स हो रही थी वो आईटी में ख़त्म हुई हो, लेकिन क्या यहाँ से अर्निंग्स इम्प्रूव होंगी? नहीं, आईटी को 2-3 भागों में डिवाइड करें। एक जो न्यू टेक है, वी कंटिन्यू टू बी पॉजिटिव। दूसरा जो बड़ी कंपनियां हैं आईटी सर्विसेज वाली, वहां पे अर्निंग्स ग्रोथ अगर आप देखोगे तो 8 से 11% के बीच की रहेगी, ऐसा ऐसा हमारा मानना है। ये इंडेक्स की ग्रोथ से काफी कम है। ये सेक्टर्स काफी लंबे समय तक ग्रोथ लीडरशिप मेंटेन किए हुए था, अब वो ट्रू नहीं है। और आने वाले पीरियड में ऐसा लगता भी नहीं कि ये वापस से लीडरशिप हासिल कर पाएगा। अगर ऐसा ना हो तो एज ग्रोथ इन्वेस्टर हमारा फोकस इस क्षेत्र से घट जाता है। जहां पे ग्रोथ आ रही है वो मिड कैप आईटी में आ रही है। कई सारे नाम आपने इससे पहले लिए थे, लॉट ऑफ देम हमारे पोर्टफोलियो में आपको दिखाई देंगे। और वहां पे वजह यही है कि वहां पे अर्निंग्स ग्रोथ इंडेक्स की ग्रोथ से काफी ज्यादा दिख रही है। तो हमारा मानना यह है कि जहां अर्निंग ग्रोथ है उसके पीछे पीछे बाजार चलेगी। तो हमको जितनी ज्यादा अर्निंग ग्रोथ की डेल्टा मिलती है, हम वहां पे कोशिश करते हैं कि अगर वैल्यूएशंस ठीक हो तो वहां पोजीशन हो। ओके, अच्छा प्रतीक जी, एक दो स्पेस जो कि इस बार बहुत बड़ा मूव देखे गए हैं, आई थिंक कंपेयर करूँ मैं उनके, आई थिंक लास्ट ईयर के परफॉर्मेंस अच्छी रही, वो थे वाइट गुड सेगमेंट। लुक एट वोल्टास, हेवल्स और पीएलआई मैन्युफैक्चरिंग में आई थिंक डिक्सन ने काफ़ी बड़ा मूव दिया। जिस प्रकार के सेल्स वॉल्यूम जनरेट करेंगे, अनलाइकली टू बी इन दिस आई थिंक समर सीजन, आपका टेक सर वाइट गुड सेगमेंट में क्या है इस वक्त?
नहीं देखिए, वाइट गुड में एसी में स्टॉक आउट सिचुएशन है, ये जग जाहिर है। जो चीज जग जाहिर है उसका प्राइसिंग बाजार में हो चुकी होगी, और एक छोटे समय के लिए आकलन लगाना खतरा है, मतलब खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि हर किसी को दिख रहा है। पर हाँ, जो 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 लंबे समय की ट्रेंड है वो भी इस स्पेस को फेवर करती है। इंडिया की पर कैपिटा बढ़ रही है, साथ में ग्लोबल वार्मिंग भी हो रही है, तो टेम्परेचर्स भी बढ़ रहे हैं। और जो इस साल देखा वो शायद अब हम हर साल देखें, क्योंकि जैसे-जैसे लोगों की आमदनी बढ़ेगी, उनको कंफर्ट जो चाहिए वो भी बढ़ेगा, और एसीज़ वगैरह जो है वो दे प्रोवाइड हायर डिग्री ऑफ कंफर्ट। तो यहाँ पे तो आपको, मतलब एटलीस्ट हमारा मानना है कि विद इंक्रीज इन पर कैपिटा इनकम्स, ये कैटेगरी में ग्रोथ काफ़ी तेज़ी से आएगी। सो आउटलुक यहाँ पे हमारी पॉजिटिव है। ओके, तो यहाँ पे वाइट गुड सेगमेंट में आपका आउटलुक काफ़ी इस वक्त पॉजिटिव है। मीनवाइल अगर आप देखिए निफ्टी आईटी अच्छा मूव दे रहा है। अच्छा प्रतीक जी, एक और बात, पिछले 2 महीने में और आई थिंक बीते 4 साल में सीमेंट स्पेस एक बड़ी M&A एक्टिविटी से गुजरा है, और मेजर जो कैपेसिटी है अगर आप देखें कुछ ही अब हाथों में बची हुई है। प्राइसिंग मोर और लेस स्टेबल विद द पॉजिटिव बायस रही है। जिस प्रकार का डिमांड आउटलुक है, आपका सीमेंट पे टेक क्या है? पैसा तो बना है बीते 2 साल में, 2 साल में अच्छा प्राइस टच मिला है आपको। अभी यहाँ से अपसाइड सीमेंट में कितना बाकी है सर? देखो, अगर पिछले 2 सालों में ना पूरा मार्केट ऊपर गया है, अगर आप स्टॉक्स निकालें तो बहुत ज़्यादा स्टॉक नहीं होंगे जो कि नेगेटिव रहे होंगे इस पीरियड में। तो अच्छा पैसा हम लोग जब कहते हैं तो वो इंडेक्स से अगर ज़्यादा रिटर्न आई तो उसको अच्छा कहते हैं। जो हमारे हिसाब से शायद सीमेंट में प्राय नहीं हुआ है। सीमेंट का जो क्षेत्र है वहाँ पे हमको लगता है कंसोलिडेशन कंटिन्यू रहेगा। ये हाई वॉल्यूम ग्रोथ वाली स्पेस नहीं है। इसमें वॉल्यूम ग्रोथ प्राय जीडीपी के आसपास ही रहेगी, और कई बारी लोग जो हैं अपनी कैपेसिटी को चाइना की कैपेसिटी से कंपेयर करते हैं। आप ऐसा समझिए कि जो हमारी सीमेंट की कैपेसिटी है और जो चाइना की कैपेसिटी है, उसकी जो रेशियो है ना, वो किसी भी और इंडस्ट्री में जो कि हमारे यहाँ है और चाइना में भी है, उससे बेहतर दिखेगी। तो जो ग्रोथ आउटलुक है इस स्पेस का ओवर द नेक्स्ट 6-7 इयर्स, वो बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है हमारे हिसाब से, एंड इसी वजह से जो कंपनियां ग्रो कर पाएंगी वो ग्रो थ्रू कंसोलिडेशन करेंगी, बजाय कि कैपेसिटी एडिशन के। सो दैट इज आवर थॉट। तो यहाँ पे चूंकि वॉल्यूम ग्रोथ ज़्यादा नहीं है, सो बीइंग ग्रोथ इन्वेस्टर हमारा रुझान यहाँ पे काफ़ी कम है। ओके, अच्छा वैसे खैर जैसा आपने बोला पूरी मार्केट भागी है। कंजम्पशन पर क्या मूव है आपका, क्या व्यू है आपका? क्योंकि डिस्क्रिशनरी और नॉन डिस्क्रिशनरी दोनों में बहुत शानदार मूव्स हैं। जैसे ऑटोज़ में तो एक तरीके से ऑलमोस्ट हर स्टॉक डबल हुआ है पिछले 1 साल में। नहीं, सो ऑटो हमारे यहाँ एक्सपोजर था, बट इट्स बीन अ बिग मिस। हम थोड़ा सा आइस वर्सेस ईवी के नैरेटिव में फंस गए। बट दैट सेड, यू नो, प्रीमियमाइजेशन इज समथिंग जो हम लोग काफी फोकस्ड है। सो महंगे घर, महंगी गाड़ी, ज्वेलरी, मॉल्स, ये जो भी लिस्टेड स्पेस में है, ये सारी अच्छी ग्रोथ दिखा रहे हैं, और इन सबका इंक्लूजन हमारे पोर्टफोलियोज में आपको अक्रॉस द हाउस दिखेगा। ओके, कोई और नई थीम इस समय जो आपने अपने म्यूचुअल फंड्स में ऐड की हो, थोड़ी अर्ली स्टेज पर आपने उसको नोटिस किया हो? जैसा आपने बोला क्योंकि मार्केट इतनी अग्रेसिव हो गई है इस समय कि कुछ फ्रेश थीम्स अगर कोई आपने सोची हो या कोई स्टडी की हो, उस पर बात कर सकें। इस पे मंथन चलता रहता है, बट नई ऐसी थीम आई नहीं है।
बहुत सारी स्पेसेस पिछले 4-5 सालों में नई निकल के आई हैं, जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग, रिन्यूएबल एनर्जी वगैरह, और ये आगे भी डीपन होंगी, ऐसा हमारा मानना है। तो अगर पहले आपने असेंबली करने के लिए पीएलआई निकाली, अब शायद कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा मिलेगा। सो स्टेज बाय स्टेज आप मैन्युफैक्चरिंग को डीपन करोगे। तो मतलब जो हेडलाइन स्पेस है विल रिमेन द सेम। कंपनीज विच बेनिफिट इंक्रीमेंटली कुछ पहली वाली होंगी, बट शायद कुछ नई भी निकल के आ सकती हैं, पर हेडलाइन स्पेसेस विल प्रोबेबली रिमेन दी सेम। ओके, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया प्रतीक जी हमसे बात करने के लिए और हमारे लिए टाइम निकालने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक लेकर 10 सेकंड का लौटते हैं। सुशील केडिया हमारे साथ तैयार है। वेलकम बैक। और अब केडियानॉमिक्स के फाउंडर सुशील केडिया जुड़ गए हैं हमारे साथ। आइए उनसे एक बात करते हैं। सुशील जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। बैकग्राउंड तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, ये इस पे चार्ट्स नहीं लोडेड हैं लेकिन। अब सर सारी चीज दिखा देंगे तो फिर रोजी रोटी पे असर पड़ जाएगा। नहीं, उससे अब यहाँ से हमको कौन सा चार्ट दिख जाएगा? अच्छा, अगली बार हम उसको चार्ट को भी खोल के रखेंगे। हाँ। अभी मैं आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं करूंगा। चलिए ठीक है। अच्छा, अब मार्केट पर क्या व्यू बन रहा है पहले? अच्छा, निफ्टी बैंक की तो हम हर बार बात करते हैं, इसमें मैं आज एक तड़का जोड़ना चाहूँगा निफ्टी आईटी का, जो फ्रेश ऑल टाइम हाई की तरफ बढ़ रहा है। पहले इसकी बात कर लेते हैं, फिर आपका व्यू निफ्टी और निफ्टी बैंक पर भी। जरूर। तो निफ्टी आईटी पे जब हमें तेजी लग रही थी, तो जो हमेशा हमारे साथ होता है, क्योंकि हम चार्ट्स की सुनते हैं, मन की नहीं सुनते हैं, तो बहुत निंदा हुई, कठोर निंदा हुई। और अब वापस कठोर निंदा होगी जब ये निफ्टी आईटी की चार्ट अगर पीसीआर आपके स्क्रीन पे दिखा पा रहा है। यहां से जो हमने तेजी का व्यू लिया, 2 बार यहाँ नीचे टिक दिया, अब मुझे लग रहा है कि एक बार 41,600 तक जाने की जगह है, तकरीबन 2,000-2,500 पॉइंट और उसके बाद ये भी बाकी बाजार का जब तक करेक्शन शुरू हो चुका होगा कैचअप करेगा। तो फिलहाल मोमेंटम है और उसके हम फाइनल फेज में है। 2,000 पॉइंट का मतलब यहाँ से 4-5% हो गया तकरीबन। इंडिविजुअल आईटी स्टॉक्स 6-7% भी बढ़ सकते हैं और करेक्शन तो इनको भी देना होगा। यही अभी चार्ट की पिक्चर है। ओके, और निफ्टी बैंक पर क्या खासतौर से निफ्टी बैंक जो थोड़ा वीक रहा है लेकिन ब्रेकडाउन भी नहीं कर रहा है? बिल्कुल। तो देखिए, ये पहले वैश्विक बाजारों की मैं छोटी सी आपको समरी दे दूं। S&P नैस्डैक बार बार ब्रेकडाउन का सिग्नल दे देते हैं, फिर वो सिग्नल फेल हो जाता है। लास्ट 7-8 दिन से ये हो रहा है। डैक्स में एग्जैक्टली वही पिक्चर है। फुटसे बिल्कुल डूबने के लिए रेडी है कि वो तो ऊपर बढ़ी नहीं। तो जिन दो बाजारों ने बिल्कुल स्पष्ट सिग्नल दे दिए कि उनका टॉप हो गया और वो तगड़ा पावरफुल टॉप बन गया, निकेई में और कॉस्पी में। तो जो रस्सा खींच चल रही है बुल बेयर्स के बीच में, निफ्टी बैंक निफ्टी में ही नहीं है, ये यूरोप और अमेरिका के भी मार्केट में, पूरा वर्ल्ड इस वक्त एक असमंजस में है। मार्केट्स एक्सट्रीमली ओवरबॉट हो चुके हैं सारी जगह और वो सेल ऑफ आ नहीं रहा है। तो अर्ली बेयर्स को जो बाजार थका रहा है, उस परिप्रेक्ष्य में अगर पीसीआर दोबारा से, कृपया निफ्टी की चार्ट जो डेली चार्ट में आपको दिखा रहा हूं, ये देखिए दो कन्वर्जिंग लाइंस के बीच में है। पोस्ट इलेक्शन क्रैश के बाद मार्केट ने जो बड़ा एक रिबाउंड दिया 3 ही दिन में, उसके बाद बड़े शनै शनै जो ऊपर बढ़ रहा है। अब ये एक टर्मिनल ट्रायंगल पैटर्न बन रहा है। जब तक ये नीचे की लकीर को नहीं तोड़ेगा हम इसको ले नहीं सकते। और बार बार ऊपर की लकीर ये जो करीब करीबन बहुत स्लो बढ़ रही है निफ्टी, तो ऊपर भी 24,900 तक की जगह संभव है। 24,900 आएगा, इस धारणा पे व्यापार करना समझदारी नहीं होगी। तो 24,990 के ऊपर निकल जाए, यानी 25,000 के ऊपर निफ्टी निकल जाए, तो फिर वो गाना बजाना पड़ेगा, होनी को अनहोनी कर दे अमर अकबर एंथोनी। माने मुझे नहीं लगता है कि 25,000 के ऊपर निफ्टी जाए, और ये जिस दिन भी अब उसके पहले पहले 24,500 तोड़ देगी तो हम शॉर्ट सेल कर देंगे। देखिए, जो ऑलरेडी वीकनेस है, इस वीकनेस में ये वीकनेस भी बहुत धीमी वीकनेस आई, क्योंकि बाकी निफ्टी का भी प्रेशर है। तो ये लोअर टॉप सा बना रहा है बैंक निफ्टी। बेयर्स के लिए भी कोई आसान नहीं रहा है इस मार्केट में बेच के कमाना। बुल्स ने तो डेफिनेटली बैंक निफ्टी पैसा खोया है। अब ये लोअर टॉप बन रहा है, जहां निफ्टी की तेजी गल जाएगी और निफ्टी घटना शुरू हो जाएगी, तो मेरा अनुमान है कि बैंक निफ्टी रफ्तार से तब घटेगी। मान लीजिए आज का भी जो इंट्राडे लो है, ये अगर तोड़ देता है तो बैंक निफ्टी जोर से गिरना शुरू हो सकती है।
ओके अच्छा सुशील जी, अभी PSUs में अगर हम आए तो यहाँ पे स्पेशली ऑयल एंड गैस स्पेस में आप ONGC को देखिए, जिसने अभी अभी कुछ दिनों पहले ही 2008 के हाई को ऑलमोस्ट छू लिया। ONGC, गेल, पेट्रोनेट, बड़ा अच्छा मूव है यहाँ पे। इन पर आपका टेक क्या है इस वक्त, और स्पेशली अगर कुछ लेके बैठना हो डिलीवरी पे तो हमने देखिए इसमें से चुना था BPCL, HPCL और IOC को। तो आज ये जो फ्लेयर अप मूव आ रहा है, शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग करके 15 रुपया नीचे लेने की कोशिश करेंगे HPBP को, वो अलग बात है। पर जो हमने हमारे क्लाइंट्स में जो निवेशक हैं जो ट्रेडिंग नहीं करते हैं, देखिए BPCL की इस चार्ट को, हमारा फोरकास्ट आपके साथ भी शेयर्ड है कि हम 370-75 तक की चाल BPCL में देखते हैं अगले महीने 20 दिन में। अभी तक तो खाली शेयर बाजार की तेजी के कोरिलेशन पर ये स्टॉक्स परकअप हो रहे हैं बीइंग लैगार्ड्स। ऑयल का सेल ऑफ अभी तक आना बाकी है, तो क्रूड का जब सेल ऑफ आएगा तो मेरी बेस्ट पिक्स ऑयल एंड गैस मेजर्स में से ये ऑयल मार्केटिंग कंपनीज ही होंगी। चार्ट भी और फंडामेंटल्स भी उन्हीं के सबसे बेहतरीन बनेंगे जब भी ये ऑयल का सेल ऑफ हम वेट कर रहे हैं आएगा। बाकी के भी स्टॉक जो ट्रेंड के हिसाब से चल रहे हैं, पर हमारी टॉप 3 पिक्स HPBP, IOC, इस पर हम फोकस्ड रहेंगे इररिस्पेक्टिव ऑफ निफ्टी सेल ऑफ बिगिनिंग और नॉट। हम इनकी तेजी अभी IT की ही तरह बरकरार रखेंगे, सब चीज अलग अलग है। अच्छा सुशील जी, आज जाने अनजाने एक बात फिर शुरू हो गई और वो है रेट कट्स को लेकर। US से बातचीत आई और आज मैं स्क्रीन पर जब कुछ रेट सेंसिटिव्स को देख रहा था तो उसमें बड़ा मूव लिया रियल स्टेट ने। लुक एट गोदरेज प्रॉपर्टीज ऑल टाइम हाई 3377। जो DLF लगभग मेरे ख्याल से मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई एक साइडवेज मूव में था, स्लाइटली विद नेगेटिव बायस, आज वो भी मूव देता हुआ। रियल स्टेट प्लस रियल स्टेट एंसिलरी, इसमें क्या अच्छा है चेस करने लायक और क्या अवॉइड कर रहे हैं आप? हम यहाँ पर एक अलग स्टांस लेके बैठे हैं। उसके 2 कारण हो सकते हैं। हमने इस रियल एस्टेट सेक्टर में पिछले 2 साल में बहुत सारे 5 बैगर्स खाए। तो जब आप बहुत मोटी मलाई खा लो तो आपको छाछ फूंकने में डर लगता है। तो हो सकता है हम साइकोलॉजिकली बायस्ड हैं, बिल्कुल संभव है। पर मैं अगर प्योर चार्ट रीडिंग पर भी उतरूं तो अब रियल एस्टेट के स्टॉक्स में जिसको वो बोलते हैं ना छेल्ली चाल, मतलब लास्ट की मूव लगती है। तो मैं मिक्स नहीं करना चाहता रेट्स के व्यू पे और ऑलरेडी एक्सट्रीमली रिचली वैल्यूड एंड एक्सट्रीमली ओवरबॉट रियल एस्टेट की चार्ट्स को मैं रेट के व्यू पे मिक्स नहीं करना चाहता। तो रेट का व्यू राइट भी हो सकता है, रॉन्ग भी हो सकता है। अगर PCR ये चार्ट दिखा पा रहा है US 10 ईयर रेट को, तो देखिए रेट्स मेरे हिसाब से बढ़ेंगे। रेट कट की बातें आती हैं जाती हैं। चार्ट का व्यू ये है कि जब तक 4.1 के नीचे ना जाए, वापस US रेट्स को एटलीस्ट 5.1 पे एक बार आना है। तो वो हमारा रेट्स का भी व्यू मैच नहीं हो रहा है और इंडिपेंडेंट चार्ट रीडिंग पे रियल एस्टेट के फ्रॉथ में अब फंसाने लायक हमारे पास एडिशनल रुपए नहीं है। बाकी जगह मोटा पैसा बन रहा है, पैसे सारे वहीं जमा हो गए। सुशील जी, कोई ढंग का रॉकेट स्टॉक बताइए, GE-T&D जैसा नेक्स्ट वन। अनु, चार्ट्स कुछ हैं ऐसी तैयार जिन पर वैसा रंग ढंग बन सकता है, पर एक बार ओवरऑल मार्केट के टॉपी नेचर को देखते हुए हमने इंटरनली भी वो कॉल नहीं दी और सबसे पहला अधिकार हमारे पे मास्टर्स, हमारे सब्सक्राइबर्स का है। तो विद अ सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी और मे बी एन एक्सट्रीम कॉशन आई मे बी सफरिंग फ्रॉम, मैं थोड़े से वो मल्टी बैगर कॉल्स को कुछ दिनों के लिए, सप्ताह 10 दिन के लिए, 15 दिन के लिए पोस्टपोन रखना चाहता हूँ। तो बजट के बाद जब मिलेंगे तब बात करेंगे उनकी, तब 2 हफ्ते बाद। बिल्कुल। ओके, लेकिन कुछ हिंट, मतलब किस स्पेस में है आइडियाज? देखिए जो चीजें कम चली हैं ज्यादा उन्हीं के अंदर में बड़ी मूव्स आएंगी। तो हो सकता है इक्का दुक्का कोई टेक्स्ट, सब बहुत सेक्टर स्पेसिफिक से ज्यादा इंडिविजुअल स्टॉक स्पेसिफिक स्टोरीज है। तो हो सकता है कुछ टेक्सटाइल में हमें स्टॉक्स मिल जाए, पेंट के अंदर में मिल जाए। सारा पेंट का सेक्टर अगर बॉटम है तो कॉमन सेंस की बात है सबसे छोटा स्टॉक जो है तीनों में, एशियन बर्जर और कंसाई नेरोलैक में सबसे ज्यादा वो भागेगा। तो उनकी बात अगले सप्ताह तक क्या पता करने की परिपक्वता आ जाए या बजट के बाद देखेंगे। हम बजट में घुस रहे हैं, मंथ के एंड पे फेड की मीटिंग है और इंडाइसेस इतनी हैवी लग रही है, तो एक बार मल्टी बैगर की बात करने में मुझे थोड़ी जरूरत लगे, मेरी हिम्मत कम है सब। तो कंसा ही है इन तीनों में से, लेकिन खैर अभी ये ऑफिशियल कॉल नहीं है। जब बात करेंगे 2 हफ्ते बाद तब सुशील जी से पूछेंगे। सुशील जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, और अब अगले ट्यूसडे बजट वाले दिन आपसे बात होगी
और बजट वाले दिन बिल्कुल। थोड़ा लंबा जुड़ेंगे सुशील जी हमारे साथ, थोड़ा बजट को भी एनालाइज करेंगे और थोड़ा कॉल्स लेंगे उनसे। और थैंक यू सो मच आज जुड़ने के लिए। चलिए अब इस शो को यहाँ समेट लेते हैं और नीरज जी आ गए हैं स्टूडियो में ट्रेडर्स हॉटलाइन लेकर। नीरज जी गुड मॉर्निंग। आज का दिन आईटी के नाम। आज का दिन आईटी ना तो पिछले 2-3-4 दिनों से ही चल हाँ रहा कल है। प्रॉफिट बुकिंग आ गई थी, कल लेकिन हल्की सी आज आई वो थी। फेड के उस मूव के बाद थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग। तो आज का दिन आईटी के नाम और इन्फोसिस का रिजल्ट भी है अगले हफ्ते, तो हम लोग उसको देखें किस तरह से माहौल